हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हेल्थ और बिहेवियर, और ये क्रैश कोर्स का पार्ट फोर्थ है। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो आज के हम इस वीडियो में कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज हम हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर समझने वाले हैं, जिसमें हम दो मेजर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, एक साइकोलॉजिकल और एक फिजिकल। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमें चार चीज़ों की बात करनी है: रेजिलियंस, होप, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव सेल्फ। और फिजिकल फैक्टर्स में हमें तीन चीज़ों की बात करनी है: वेट कंट्रोल, डाइट और एक्सरसाइज। तो जैसे हमने देखा कि यूनिट का नाम है हेल्थ एंड बिहेवियर, तो पहले हम हेल्थ और बिहेवियर कितने ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं वो समझते हैं। तो बेसिकली ये रिसर्च स्टडी से फाइंड आउट हुआ है कि हमारी जो हेल्थ है वो किन चीज़ों से डिटरमाइंड होती है। तो 20% जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, मेडिकल केयर 10% इन्वॉल्व है, दूसरे फैक्टर्स 30% है और बिहेवियर 40% है। तो सबसे ज़्यादा जो लिंक है वो बिहेवियर और हेल्थ के बीच में ही है। बेसिकली जैस जो भी हमारी हैबिट्स होंगी, जो भी हमारा बिहेवियर होगा, वो हमारी हेल्थ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स क्या होता है, या हम बोल सकते हैं हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं? इसमें एक्सरसाइज इंक्लूडेड है, एक्सीडेंट प्रिवेंशन इंक्लूडेड है, कैंसर प्रिवेंशन है, हेल्दी डाइट है और स्लीप है। हेल्थ प्रमोशन बेसिकली एक फिलॉसफी है, जिसका कोर आइडिया जो है वो गुड हेल्थ है। ठीक है, उसका कोर आइडिया क्या है? गुड हेल्थ है, या फिर हम बोल सकते हैं वेलनेस है। और ये एक पर्सनल और कलेक्टिव अचीवमेंट है। पर्सनल बिकॉज आपको खुद ही अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना होगा और खुद ही अपने बिहेवियर को बेटर करके अपनी हेल्थ बेटर करनी होगी। और कलेक्टिव है बिकॉज इट्स लाइक कि बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। अपनी डाइट प्रॉपर रखनी पड़ती है, एक्सरसाइज देखनी पड़ती है, उसके बाद जितने भी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर चीज का ध्यान रखना होता है। इसलिए ये एक बहुत ही पर्सनल और कलेक्टिव अचीवमेंट है। एक इंसान के लिए हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर, हेल्थ प्रमोशन बेसिकली ये हो सकता है कि वो अपने में गुड हेल्थ हैबिट्स डेवलप करे। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए हेल्थ प्रमोशन में क्या इन्वॉल्व हो गया कि वो लोगों को सिखाए कि कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए और कैसे वो लोगों को कुछ पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम से बचा सकता है। और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के लिए हेल्थ प्रमोशन में क्या होता है कि वो हेल्थ प्रमोशन एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के लिए इन्वॉल्व करती है इंटरवेंशंस को डेवलप करना, जिससे कि लोग हेल्दी बिहेवियर प्रैक्टिस करें। तो ये है हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा हेल्दी प्रैक्टिसेस क्या है, जो एक बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है? एक तो यही कि स्लीप इनफ ले हर इंसान, 7 to 8 आवर्स अ डे हर कोई सोए। ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें, ब्रेकफास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट मील होती है पूरे दिन की। और मील्स के बीच में ना खाएं, मतलब कि ब्रेकफास्ट लंच के बीच में ना खाएं, लंच और डिनर के बीच में ना खाएं, लाइक दैट। और अल्कोहल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और वेट मेंटेन रखना चाहिए। एवरेज वेट होना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। तो ये हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं। हेल्थ बिहेवियर और हेल्थ हैबिट्स होते क्या है? तो बेसिकली हेल्थ बिहेवियर वो बिहेवियर होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल लेता है, लाइक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में इनकलकेट करता है, जिससे कि वो अपनी बॉडी को या अपनी लाइफ को बेटर बना सके, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके। हेल्थ हैबिट एक हेल्थ बिहेवियर होता है जिसको बहुत ही धीरे धीरे स्टैब्लिश किया जाता है, और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो खुद ही, अब वो जब हैबिट बन गई तो वो खुद हो जाएगी। यू वोंट हैव टू पुट कॉन्शियस एफर्ट्स टू मेक इट हैपन। बिना अवेयरनेस के भी आप वो हेल्थ हैबिट्स फॉलो कर रहे होगे। एक गुड हेल्थ हैबिट डेवलप करने में टाइम लगता है, और इनिशियली उस हेल्थ हैबिट को एक हैबिट बनाने के लिए रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है वो दिन में उसने हेल्दी खाना शुरू कर दिया, उसने डेली एक फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए, तो उसके पेरेंट्स ने रीइंफोर्समेंट के लिए उसका जो टीवी का टाइम है, टीवी देखने का, वो बढ़ा दिया। तो बेसिकली ऐसी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करके उसकी हैबिट डाल दी कि वो डेली फ्रूट्स खाए। तो
बाद में जब वो थोड़ा बड़ा होगा, जब उसकी आदत पड़ जाएगी, तो वो खुद डेली फ्रूट्स खाएगा विद और विदाउट रीइंफोर्समेंट। जैसे कि कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है कि बेड पे जाने से पहले वो लोग टीथ ब्रश करें, तो वो ये लाइफ टाइम रहती है। और ये एक बार अगर हैबिट फॉर्म हो गई तो वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। कॉन्सिक्वेंटली ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अच्छे हेल्थ बिहेवियर्स एस्टैब्लिश किए जाएं और पुअर वालों को एलिमिनेट किया जाए। फिर हम देखते हैं कि प्रैक्टिसिंग एंड चेंजिंग हेल्थ बिहेवियर्स, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो एक तो डेमोग्राफिक फैक्टर इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो यंग लोग होते हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, बेसिकली हम जिस एज में हैं, लाइक जो यंगस्टर्स होते हैं या एडोलेसेंट होते हैं, उनको इतना स्ट्रेस नहीं होता कंपेयर टू द एडल्ट्स, जिन पे अपने पेरेंट्स का भी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन पे उतना बेटर सोशल सपोर्ट भी नहीं है। तो जो यंग लोग होते हैं, जो एडोलेसेंट्स होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन पे बेटर सोशल सपोर्ट वगैरह होगा, इसलिए वो हेल्दी हेल्थ हैबिट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली एज कम्पेयर टू दोज हु आर इन देयर मिडिल एज। तो एज एक फैक्टर है जो कि मैटर करती है। फिर डेमोग्राफिक फैक्टर्स मैटर करते हैं और एज भी मैटर करती है, क्योंकि जो हेल्थ हैबिट्स होती हैं वो बचपन में अच्छी होती हैं। जैसे ही हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो वो डिटोरिएट होने लगती हैं, और यंग एडल्टहुड में तो बहुत बेकार हो जाती हैं हेल्थ, स्पेशली ईटिंग हैबिट्स। बट लेकिन जैसे ही हम एक एज रीच करते हैं, मिडिल एडल्टहुड जब हम रीच करते हैं, तो फिर से हमारी जो हेल्थ हैबिट्स है वो इम्प्रूव होने लगती हैं। तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए, एज हो गया, देन वैल्यूज। बेसिकली जो भी हमारी वैल्यूज है वो हमारी हेल्थ हैबिट्स को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि एक किसी कल्चर में विमेन अगर एक्सरसाइज कर रही है तो वो अच्छा माना जा रहा है, कहीं पे नहीं नहीं कर रही है तो उसको बुरा माना जा रहा है। तो बेसिकली हम कैसी सोसाइटी में रहते हैं, कैसी वैल्यूज फॉलो की जाती है, वो भी अफेक्ट करता है हेल्थ बिहेवियर को। दूसरा है पर्सनल कंट्रोल। तो बेसिकली जिन लोगों को लगता है कि उनकी हेल्थ उन्हीं के हाथ में, लाइक अगर वो हेल्दी खाएंगे तो उनकी बॉडी हेल्दी रहेगी और इट इज कम्प्लीटली इन देयर हैंड्स, और ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई भी ऐसी बीमारी हो जाएगी, अगर वो अपना ध्यान रखेंगे तो वो ठीक रहेंगे। तो ऐसे लोगों की हेल्थ हैबिट्स बेटर होती है। सोशल इन्फ्लुएंस में आ गया कि फैमिली, फ्रेंड्स और वर्क प्लेस कंपेनियन कैसे हैं, बिकॉज वो कभी कभी एक बेनिफिशियल डायरेक्शन में वो लीड कर सकता है और कभी कभी एडवर्स डायरेक्शन में। जैसे कि पीयर प्रेशर यूजुअली क्या होता है उससे, कि लोग एडोलेसेंट में आते आते स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। तो ये सारा, ये 5 फैक्टर हैं जो कि हेल्थ बिहेवियर में अफेक्ट करते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर, एज, वैल्यूज, पर्सनल कंट्रोल, सोशल इन्फ्लुएंस। फिर हम देखते हैं कि बैरियर्स क्या होते हैं हेल्थ बिहेवियर मॉडिफाई करने में। तो मेजर 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो इमोशनल। इमोशनल में क्या हो गया कि इमोशंस जो होते हैं उसकी वजह से अनहेल्दी बिहेवियर बहुत ज्यादा होते हैं। लाइक जो पुअर हेल्थ बिहेवियर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्लेजरेबल होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, एडिक्टिव होते हैं। जैसे कि स्मोकिंग करके इंसान को उस टाइम पे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, या अल्कोहल पी के उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो फिर वो अपना प्लेजर देख रहा है उस टाइम पे, वो लॉन्ग टर्म में नहीं देख रहा, उसको उसी इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। तो यहाँ पे इमोशंस आ गए। फिर है इनस्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ बिहेवियर। तो हेल्थ हैबिट्स जो होती है वो एक दूसरे से मॉडेस्टली रिलेटेड होती हैं। हेल्थ हैबिट्स जो होती है वो अनस्टेबल भी होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी को सब्सटेंस अब्यूज की दिक्कत है, बट उसने कैसे भी करके छोड़ दिया सब्सटेंस अब्यूज, बट उसके बाद क्या हुआ कि कोई बहुत ही ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ उस पर्सन की लाइफ में, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई लाइफ में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फिर से उस सब्सटेंस अब्यूज में चला जाएगा और वो उस बिहेवियर दोबारा से करने लगेगा। तो इनस्टेबल होते हैं हेल्थ बिहेवियर्स। तो ये 2 बैरियर्स हैं पुअर हेल्थ बिहेवियर को मॉडिफाई करने में। फिर हेल्थ हैबिट्स चेंज करना। तो बेसिकली हेल्थ हैबिट्स चेंज करना एक प्रोसेस है। इट्स नॉट लाइक कि आज बस डिसाइड कर लिया कि मैंने स्मोकिंग छोड़नी है तो छोड़ दी, ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सपोज कोई इंसान 10 सिगरेट पीता है एक दिन में, तो वो पहले 8 करेगा, 7 करेगा, 6 करेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे छोड़ेगा, साथ में और मेजर्स लेगा।
तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड होती हैं। और हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर्स में अब हम पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर्स समझते हैं और फिर फिजिकल फैक्टर्स समझेंगे। तो पहले हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में रेज़िलियंस समझते हैं। तो रेज़िलियंस बेसिकली होता क्या है? सपोज़ एक इंसान है, उसकी लाइफ़ में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट या फिर एक चैलेंजिंग लाइफ़ एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन आई, तो वो कितना सक्सेसफुली उस पे अडैप्ट कर सकता है, उस पूरी प्रोसेस को हम रेज़िलियंस बोलते हैं। लाइक अडैप्ट ना सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी, इमोशनली भी, उसने कितने अच्छे से अडैप्ट किया, उसके बिहेवियर्स कैसे थे उस टाइम पे, उसने एक्सटर्नल और इंटरनल डिमांड्स को कैसे कंट्रोल किया, ये सारी चीज़ें रेज़िलियंस में आती हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि इंसान एडversity में कैसे अडैप्ट करेगा। उसमें से जो प्रीडोमिनेंट है, एक तो वो यही है कि इंसान का परसेप्शन क्या है। कि कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होता है लाइफ को लेके, कुछ का पेसिमिस्टिक होता है। दूसरा है कि उन पे सोशल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है और उनकी क्वालिटी क्या है। और लास्ट है कोपिंग स्ट्रैटेजीज, सबकी अपनी अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती है। तो जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसने ये दिखाया है कि ये जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं, उसको हम लाइक ये जितने भी रिसोर्सेज या स्किल्स हैं रेजिलियंट रेजिलियंट होने की, ये पॉजिटिव अडेप्टेशन को शो करती हैं, बेसिकली ग्रेटर रेजिलियंस। और इनको हम कल्टीवेट और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली अगर आज नहीं है हम रेजिलियंट, तो कल को हम बन सकते हैं, बिकॉज हम अपना परसेप्शन बदल सकते हैं। भले ही वो चीज़ बहुत स्लो होती है, बहुत टाइम टेकिंग होती है, बट हो सकती है। दूसरा, हम अपना सोशल सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, हम बहुत ग्रुप थेरेपी जॉइन कर सकते हैं, हम फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल रिसोर्सेज के लिए। और फिर अपने कोपिंग स्ट्रैटेजीज अगर हमारी हेल्दी नहीं है, लाइक अगर वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम रेजिलिएंट बन सकते हैं। अगर हम नहीं भी हैं तो हम बन सकते हैं, हम अपना रेजिलियंस इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं जो कि है होप। तो बेसिकली ये लोग कह रहे हैं कि ह्यूमन सर्वाइवल, डेवलपमेंट या प्रोग्रेस के लिए एक चीज जो है वो की रोल प्ले करती है, और वो है होप और ऑप्टिमिज्म। बेसिकली ये जो फैक्ट है कि हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है। अगर हम जितना ये सोचेंगे कि हमारी जो लाइफ है वो हमारे कंट्रोल में है, ना कि बाहर के फैक्टर्स पे, तो हम उतने ही ज्यादा हेल्दी रहेंगे, वो हमारे वेलबींग में हेल्प करेगा। जनरली जो लोग होते हैं उनमें ये नीड होती है कंट्रोल करने की, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनका ये परसेप्शन होता है खुद का कि वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और जितना उनको लगता है कि वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका स्ट्रेस इस चीज़ से कम होता है। और इस चीज़ को हम पॉजिटिव बायस बोलते हैं, जहाँ पे लोग खुद को एक ऑप्टिमिस्टिक वे में देखते हैं कि हाँ, वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। तो ये जो पॉजिटिव इल्यूजन है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? सेल्फ एनहांसमेंट का इल्यूजन। बेसिकली खुद को एक पॉजिटिव लाइफ या फिर हाई सेल्फ वर्थ में व्यू करना। बेसिकली अनरियलिस्टिक सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल और एक अनफाउंडेड सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, कि जो फ्यूचर है वो हमारा बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ड्रीमी है। तो बेसिकली ये पॉजिटिव इल्यूजन से सेल्फ एनहांसमेंट की जो फीलिंग होती है वो आती है। इसलिए जो पॉजिटिव इल्यूजन्स होते हैं वो सेल्फ डिसेप्टिव स्ट्रैटेजी की तरह एक्ट करते हैं, और हमको प्रोटेक्ट करते हैं कि हम हेल्पलेस जो फील करते हैं उन फीलिंग से हमें बचाते हैं। और यही कि हम अपने नेगेटिव इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते, ये जितने भी थॉट्स हैं इन सबसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है पॉजिटिव इल्यूजन्स ही है। पर पॉजिटिव इल्यूजन्स के कुछ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे पहला है सिलेक्टिव अटेंशन और बिनाइन फॉरगेटिंग। तो बेसिकली ये क्या है कि सिर्फ खुद की पॉजिटिव साइड पे फोकस करना, और खुद के बारे में जो भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन है आपको उसको रिकॉल ना करना। तो हम नेगेटिव चीजें भूल जाते हैं खुद के बारे में, और इसलिए हम अटेंड करते हैं सिर्फ पॉजिटिव चीजों को। बेसिकली हम जान के कर रहे हैं, वो खुद खुद की नेगेटिव चीजों को हम बात ही नहीं कर रहे उस बारे में, हम भूल चुके हैं और हम सिर्फ अपनी पॉजिटिव चीजों पे फोकस कर रहे हैं। दूसरा है पॉकेट्स ऑफ इनकम्पिटेंस। तो हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं हमारे इनकम्पिटेंस के एरियाज को, जहाँ पे हम ज्यादा अच्छे नहीं हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम बाकी एरियाज में ज्यादा अच्छे हैं।
और हम फिर अटेंशन देते हैं उन एस्पेक्ट्स को खुद के जो कि जिनमें गुड एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। वी पे अटेंशन टू द एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ हैविंग द गुड एट्रीब्यूट्स ओनली। तो बेसिकली ये जो इनकम्पिटेंस एरियाज है, हम इनको कंसीडर नहीं करते, और इसलिए हम सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को मेंटेन कर सकते हैं अपने, ठीक है। हमें पता है कि ये जो एरियाज है, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो उस चीज को आपने हटा ही दिया अपने थॉट प्रोसेस से और बोला कि ठीक है, इसमें अच्छा नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसमें तो अच्छा हो ना। तो दैट कम्स अंडर पॉकेट्स ऑफ इनकम्पिटेंस। फिर आ गया नेगेटिव सेल्फ एस्कीमा। तो सेल्फ एस्कीमा क्या होता है? बेसिकली इट रेफर्स टू द बिलीव्स वन होल्ड अबाउट वन सेल्फ, ठीक है। जो भी आप खुद के बारे में सोचते हो वो सेल्फ एस्कीमा में आता है। नेगेटिव सेल्फ एस्कीमा में बेसिकली ये होता है कि खुद के बारे में नेगेटिव सोचना, जो खुद को लेके नेगेटिव सेल्फ इमेज है खुद में, इसलिए जो पर्सन है वो, जिससे कि जो इंसान है वो खुद के नेगेटिव इवैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाए, या फिर हाँ, बेसिकली खुद की जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनके उसके लिए उसका एक एक्सक्यूज हो, वो जस्टिफिकेशन दे सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सिंस आई एम एन इंट्रोवर्ट आई कुड नॉट स्पीक आउट वेल एंड द टीचर सिलेक्ट्स ओनली दोज स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक वेल फॉर द डिबेट कॉम्पिटिशन। तो बेसिकली इंसान ने क्या बोल दिया कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, इसलिए मेरी स्पीकिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है। और इस तरीके से क्या हुआ कि उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो मेंटेन रह गई। और ये जो पॉजिटिव इल्यूजन्स हैं, ये शैटर्ड हो जाते हैं जब कोई ट्रॉमा केस आता है या कोई क्रॉनिक इलनेस आती है। और जो लोग फेस करते हैं ऐसी सिचुएशन, वो फिर अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट करने लगते हैं, उनमें लैक ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो खुद को बहुत वीक समझने लगते हैं। फिर हम आते हैं ऑप्टिमिज्म पे। तो ऑप्टिमिज्म के दो मेजर अप्रोच हैं। एक तो ऑप्टिमिज्म पूरी एक ब्रॉड पर्सनालिटी ट्रेट की तरह, जिसमें जनरल ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, और एक ऑप्टिमिज्म बेसिकली बस एक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल की तरह। डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म क्या होता है? बेसिकली ये वो ऑप्टिमिज्म है जो कि ग्लोबल एक्सपेक्टेशन से डिफाइन किया गया है कि जो फ्यूचर है उसमें अच्छी चीजें होंगी और बुरी चीजें कम होंगी। डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म बेसिकली ऑप्टिमिज्म को एक ब्रॉड पर्सनालिटी ट्रेट की तरह व्यू करता है, जो कि बेसिकली ये बताता है कि हमें हर चीज के लिए एक गुड आउटलुक की तरह देखना चाहिए हमें चीजों को, और ये सोचना चाहिए कि अच्छी चीजें ही होंगी। और इसका जो अपोजिट है पेसिमिज्म, उसको हम बोलते हैं कि बेसिकली फ्यूचर को लेके जो नेगेटिव एक्सपेक्टेशन होती है कि सब बुरा ही होगा। जो ऑप्टिमिस्टिक लोग जो होते हैं वो बैड सिचुएशंस में, एडवर्स सिचुएशंस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, बिकॉज उनको खुद में भरोसा होता है। ऑप्टिमिज्म एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन की तरह काम करता है। ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल में हम बोल सकते हैं कि जो कॉज है नेगेटिव एक्सपीरियंस का वो एक्सटर्नल है। तो हम बेसिकली आउटसाइड सिचुएशंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ट्रांजिएंट का मतलब हो गया कि वो टेम्पररी है और चला भी जाएगा। जैसे कि मैं अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा बिकॉज मैं इस पर्टिकुलर बीमारी से सफर कर रहा हूँ, या और इस बेसिकली ये जो एट्रीब्यूशन स्टाइल है, ये हमें थोड़ा कंट्रोल प्रोवाइड करता है एक सिचुएशन के ऊपर, और एक पॉजिटिव फ्यूचर आउटकम एक्सपेक्टेशन जनरेट करता है, ठीक है। एक तो हो गया कि नॉर्मली ये सोचना कि सब अच्छा होगा, और एक हो गया कि हमने बाहर के फैक्टर्स को ब्लेम कर दिया कि ये हो गया इसलिए मैं नहीं कर पा रहा बट मैं कर सकता हूँ। तो दो तरीके के ऑप्टिमिज्म होता है। फिर होप थ्योरी क्या है? होप बेसिकली ऑप्टिमिज्म के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, ठीक है। तो मतलब कि होप बढ़ेगी तो ऑप्टिमिज्म भी बढ़ेगा, या ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा तो होप भी बढ़ेगी। तो सिंडर जो थे उन्होंने स्नाइडर जो थे 2000 में उन्होंने प्रपोज किया था कि होप के दो की एस्पेक्ट होते हैं। एक तो द एबिलिटी टू प्लान पाथवेज टू डिजायर्ड गोल्स डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स, और दूसरा ये द एजेंसी और मोटिवेशन टू यूज दीज पाथवेज, ठीक है। कि एक तो जो एबिलिटी होती है एक इंसान में गोल तक पहुंचने की, एक तो वो एस्पेक्ट हो गया होप का, और एक हो गया कि इन पाथवेज को यूज कैसे करना है। हम देख सकते हैं कि जो एबिलिटी होती है इन पाथवेज को प्लान करने की, वो पॉजिटिव फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड होती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म में
और जब हम बात करते हैं कि जहाँ पे एजेंसी को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल में, तो इसलिए स्नाइडर ने इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन किया, एक्सपेक्टेंसी के और एजेंसी के होप थ्योरी में। होप जो है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से करेक्टराइज्ड होती है। इंडिविजुअल एक ऑब्स्टेकल फेस करता है वाइल वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल, और जो इंडिविजुअल है उसको बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं चैलेंजेस फेस करने के, और इसलिए पॉसिबल पाथवेज एक्सप्लोर करने के, और इस बेसिकली जिससे एंड में क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर को लेके। यहाँ पे जो थॉट्स होते हैं वो पर्सनल एजेंसी पे फोकस्ड होते हैं। दैट इज हाउ इफेक्टिव वन विल बी इन फॉलोइंग द pathways टू रीच द गोल ऑल्सो प्लेज अ रोल। ठीक है, तो ये होप थ्योरी है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने बस इसलिए बताया जिससे हमें पता हो कि होप के दो की एस्पेक्ट क्या है, और वो होप जो है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से करेक्टराइज्ड होती है। अब ये जो तीन एस्पेक्ट हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के, पाथवेज के और एजेंसी ऑपरेट के, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थॉट और लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल, ये बेसिकली डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ में हम सीखते हैं, और ये अफेक्ट करते हैं वो तरीका जिस तरीके से हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को परसीव करते हैं सारी सिचुएशंस को लेके जो भी हमारी लाइफ में हो रही है। स्नाइडर ने सजेस्ट किया कि होप क्लियरली डिफाइंड वे में डेवलप होती है डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव होते हैं इन स्टेजेस में, जो कि हेल्प करते हैं गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज डेवलप करने में, पाथ्स को प्लान करने में, जिससे कि बैरियर्स को ओवरकम किया जा सके और होपफुल परस्यूट्स में एंगेज हुआ जा सके। एक सिक्योर अटैचमेंट जो होता है पेरेंट्स के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट, या कंसिस्टेंट और स्ट्रक्चर्ड रूल्स एट होम, ये सब हेल्प करते हैं कि बच्चा जो है वो एक होपफुल डिस्पोजिशन डेवलप करे। ऑप्टिमिज्म और होप जो है, ये दोनों ही चीजें पॉजिटिव आउटकम्स को बढ़ा देती हैं। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। फिर हम देखते हैं पॉजिटिव सेल्फ। तो ये यूजुअली कहा जाता है कि जो स्माइलिंग फेस होता है वो हैप्पीनेस दिखाता है और अच्छी मेंटल हेल्थ को शो करता है। ये ट्रू है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर रहा है कि जो हम पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं जैसे लव, अफेक्शन, इंटरेस्ट, एम्पैथी, फॉरगिवनेस, ये बेसिकली एक इंसान की हेल्थ में और वेलबींग में कंट्रीब्यूट करता है। रीसेंट स्टडीज इंडिकेट करती हैं कि जो एक्सपीरियंस होते हैं बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस के, वो एक इंसान की हेल्थ को बेटर बनाते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम डिस्कवर करें, अरेंज करें, क्रिएट करें अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करने के लिए इन एवरीडे सर्कमस्टांसेस। सेल्फ रेगुलेशन किस चीज को रेफर किया जाता है कि जो लोग हैं वो खुद अपनी लाइफ को, अपने एक्शंस को, अपने इमोशंस को, थॉट्स को रेगुलेट कर सकते हैं। बहुत सारा सेल्फ रेगुलेशन ऑटोमेटिक होता है और हमारी अवेयरनेस के बिना होता है। इन्हांसिंग हेल्थ बिहेवियर्स में क्या रिक्वायर्ड होता है, सेल्फ रेगुलेशन, इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन और इंटरवेंशन, जो कि दोनों हो सकते हैं, ऑटोमेटिक भी, कॉन्शियस भी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या है, ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि गाइड करती है हेल्थ बिहेवियर मॉडिफिकेशन को, और ये किस आइडिया पे बिल्ड है कि जो लोग हैं वो उनको एक्टिवली मोटिवेट किया जा सकता है अपने गोल्स परस्यू करने के लिए। ये जो थ्योरी है ये दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को टारगेट करती है जो कि नेसेसरी है बिहेवियर चेंज के लिए। एक है ऑटोनॉमस मोटिवेशन और एक है परसीव्ड कंटीनेंस कंपीटेंस। तो जो लोग हैं वो ऑटोनॉमसली मोटिवेटेड होते हैं जब उनको पता होता है कि वो उनको फ्रीडम है और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। और कंपीटेंस किस चीज को रेफर किया जाता है कि एक इंसान अपनी हेल्थ में खुद चेंज ला सकता है अगर वो अपने एक्शंस चेंज कर ले। ठीक है, तो ये है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। फिर बढ़ते हैं हम आगे। सेल्फ एफर्मेशन occurs when people reflect upon their important values, personal qualities और social relationship। ठीक है, बेसिकली जब आप अपनी वैल्यूज या अपनी जो अच्छी क्वालिटीज हैं या आपकी कितनी अच्छी रिलेशनशिप है, ये सब चीजों पे आप देखते हो, कभी सोचते हो इस बारे में, तो ये इट्स लाइक सेल्फ एफर्मेशन, खुद को बताना डेट यू आर गोइंग डूइंग गुड इन लाइफ।
बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के, वो सेल्फ मॉनिटरिंग को यूज करते हैं एक स्टेप की तरह टू चेंज बिहेवियर। सेल्फ मॉनिटरिंग क्या करती है, वो एक टारगेट बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी को असेस करती है और उस वो बिहेवियर किस चीज से कॉज हो रहा है उस चीज को फोकस करती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी उस चीज पे भी फोकस करती है कि लोग अपनी हेल्थ हैबिट्स के बारे में क्या बिलीव्स रखते हैं। सीबीटी जो है वो सेल्फ कंट्रोल को एम्फेसाइज करती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंसान है वो अपने खुद के थेरेपिस्ट की तरह एक्ट करता है और आउटसाइड गाइडेंस के साथ वो एंटीसीडेंट्स को कंट्रोल करना सीख जाता है और जो भी टारगेट बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस होगा उससे डील करना सीख जाता है। फिर आ जाते हैं हम फिजिकल फैक्टर्स पे, जो कि जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वेट कंट्रोल। तो जो रेगुलेशन होता है फूड इनटेक का, वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से डिटरमाइंड होता है। इनफैक्ट बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस इस चीज को कंट्रोल करते हैं। जो पुअर रेगुलेशन होता है फूड का, उससे क्या होता है कि बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है और जो रिजल्टिंग ओबेसिटी होती है वो एक रिस्क फैक्टर की तरह एक्ट करती है, बिकॉज उससे ब्लड प्रेशर वगैरह इंक्रीज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है। और ओबेसिटी बहुत सारी रिसर्च ने फाइंड आउट किया है कि इससे जल्दी डेथ हो जाती है। जेनेटिक फैक्टर्स जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स और स्ट्रेस दोनों ही ओबेसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। वेट कंट्रोल काफी डिफिकल्ट होता है, डाइटरी इंटरवेंशन नेसेसरी होता है बट यूजुअली इनसफिशिएंट होता है लास्टिंग वेट लॉस को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, लाइक वेट लॉस एक बार कर लिया तो इट्स नॉट लाइक कि अब कुछ भी खा सकते हैं, इट्स लाइक अ लाइफ टाइम प्रोसेस की पूरी लाइफ ही डाइट कंट्रोल करनी है। फास्टिंग, योगा, सर्जरी, यूज ऑफ एपेटाइट सप्रेसिंग ड्रग्स, ये सब को यूज किया जाता है वेट कंट्रोल करने के लिए। जो एनालिसिस है ईटिंग हैबिट्स का वो किया जाता है जिससे कि लोग अपने ईटिंग पैटर्न को समझ पाए। जो एनालिसिस है स्टिमुलाई का जो कि अफेक्ट करता है ईटिंग, वो हमें इंसाइट देता है कि हम कैसे अपनी ईटिंग को रेगुलेट करें। लोगों को ट्रेन किया जाता है कि वो इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलाई है उसको मॉडिफाई करें, जिस वजह से वो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट में इंडल्ज हुए उन चीज़ों को एलिमिनेट कर दें। तो पेशेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि वो अपनी ईटिंग प्रोसेस खुद ही कंट्रोल करें। एक सेंस ऑफ कंट्रोल डेवलप करना ओवर ईटिंग, ये बेसिकली सबसे बड़ा स्टेप है वेट कंट्रोल करने के लिए। फिर है डाइट। तो एक हेल्दी डाइट जो है वो हर एक इंसान का गोल होना चाहिए। स्टडीज इंडिकेट करते हैं कि जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं वो क्रिटिकली इन्वॉल्व होती हैं कुछ डिसीजेस के डेवलपमेंट में, जैसे कि कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। लो फैट और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट जो होती है वो कार्डियक डिसीजेस को रिड्यूस करती है। डाइटरी कंट्रोल में मील प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, कुकिंग मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, ईटिंग हैबिट्स इन्वॉल्व होती हैं। डाइटरी चेंज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है जिनको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कि कोई कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर हाइपरटेंशन या डायबिटीज या कैंसर। ये जो डिसीजेज हैं जिसमें लोगों के पास लाइक अगर लोगों का SES लो है, लाइक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं ऐसी बीमारी के, बिकॉज वो ज्यादा अवेयर नहीं होते कि इन चीजों को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। डाइट जो है वो एक्सप्लेन करती है इन चीजों का रिलेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का रिलेशन और इन डिसऑर्डर्स का रिलेशन। जैसे कि जो सुपरमार्केट होते हैं जो हाई SES नेबरहुड में होते हैं उसमें हेल्थ ओरिएंटेड फूड प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लिविंग इन अ वेरी पॉश एरिया, लाइक जहाँ पे सारी रिच सोसाइटीज है, तो वहाँ पे जो भी सुपरमार्केट्स होंगे वहाँ पे काफी हेल्दी एक्सपेंसिव फूड होंगे, तो बेसिकली वो चीजें ही हेल्दी हैं। और वहीं पे अगर हम कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे उतने रिच लोग नहीं रहते या फिर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो उनके लिए मेजर रीजन क्या है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करें जो उनके बजट में है। तो वो प्रोडक्ट्स उतने हेल्दी नहीं होते। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं डिसऑर्डर्स को। और गुड न्यूज़ ये है कि
एक अगर कोई इंसान अपनी डाइट चेंज कर ले तो वो अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकता है। जैसे कि अगर कोई डाइट फाइबर में हाई है तो फिर उससे ओबेसिटी कम हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है क्योंकि उससे क्या होता है, इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। और एक डाइट जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, पीस इन सब में रिच है, ये जो डाइट होती है कोरोनरी हार्ट डिसीज को रिस्क को कम करती है। फिर आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प करती है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में। ये हार्ट और लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ा देती है और इम्प्रूव करती है ऑक्सीजन का यूज बॉडी के लिए। जॉगिंग, रनिंग, बाईसाइकिलिंग, एरोबिक एक्सरसाइजेज, ये सब कुछ एक्सरसाइज में ही इंक्लूडेड है। बेनिफिट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, एक तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, एक इंड्योरेंस, देन इम्प्रूव्ड कैपेसिटी फॉर फिजिकल वर्क, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बॉडी वेट, इम्प्रूवमेंट ऑफ मसल टोन एंड स्ट्रेंथ, कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, इम्प्रूव्ड स्ट्रेस टॉलरेंस एंड फोकसिंग ऑफ अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। और एक्सरसाइज से बेनिफिट लेने के लिए एक्सरसाइज रेगुलरली करना ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज एक फैक्टर है हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर का, जो कि एक्सिलरेट करता है वुंड हीलिंग में, स्पेशली उन लोगों को जिनको कोई इंजरी वगैरह हुई है, और ये बहुत सारी डिसेबिलिटीज से रिकवर करवाने में भी हेल्प करता है, जैसे कि हिप फ्रैक्चर वगैरह। एपीए के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज मूड एनहांसमेंट में भी हेल्प करती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में भी हेल्प करती है, और ब्रेन को बफर करने में भी हेल्प करती है। दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं एक्सरसाइज के, कि वेट कंट्रोल होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस का रिस्क कम हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क कम हो जाता है, कुछ कैंसर का रिस्क भी कम होता है, बोन्स और मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, रेस्टिंग हार्ट रेट, और ब्लड प्रेशर भी, और इससे स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी बढ़ जाती है हार्ट की, इससे स्लीप इंप्रूव होती है, इससे कोलेस्ट्रॉल बेटर रहता है, इससे इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग बेटर हो जाती है, और ये बेसिकली नए न्यूरॉन्स की ग्रोथ में प्रमोट करता है। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फिटनेस है, फिजिकल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल वेलबींग है। साइकोलॉजिकल वेलबींग में चार चीजें: डिक्रीज डिप्रेशन, डिक्रीज स्टेट एंजाइटी, बफर अगेंस्ट स्ट्रेस, इंक्रीज सेल्फ एस्टीम। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सारे फैक्टर्स क्लियर हैं। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ पूरा। तो बेसिकली हमने पढ़ा कि हेल्थ और बिहेवियर काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड है, और फिर हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं प्रैक्टिसिंग एंड चेंजिंग हेल्थ बिहेवियर में। फिर हमने बैरियर्स समझे, फिर हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े पहले, जिसमें हमने रेजिलियंस पढ़ा। तो रेजिलियंस में हमने पढ़ा कि हम अपने सोर्सेस खुद डेवलप कर सकते हैं। हमारा जो परसेप्शन है वो सारी चीज़ें अफेक्ट करता है, कि हम कैसे हेल्थ वगैरह करते, लाइक हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। तो रेजिलियंस अगर हम हेल्थ से रिलेट करें तो हेल्थ में रेजिलियंस कहाँ से आ गया, लाइक रेजिलियंस होना ही चाहिए। लाइक इफ सपोज कोई इंसान बहुत ही ट्रॉमेटिक इवेंट से अंडरगो कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ऐसे ऑल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट हो जहाँ पे उसको थोड़ा सा भी प्लेजर मिले, चाहे फिर वो अल्कोहल हो या कोई सब्सटेंस अब्यूज हो। तो इस केस में उसको रेजिलिएंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हो सकता है कि उसका परसेप्शन ये हो कि वो इस सिचुएशन से निकल जाएगा, तो वो ऐसे बिहेवियर में एंगेज नहीं करेगा। अगर उसके फ्रेंड्स वगैरह अच्छे हैं, इमोशनल सपोर्ट पूरा है, तो वो नहीं करेगा। तो बेसिकली रेजिलियंस की पावर बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे में हेल्थ बिहेवियर इस चीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। तो रेजिलियंस इस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है हेल्थ को। होप होप बेसिकली ये पता होना चाहिए कि हमारी हेल्थ हमारे ही हाथ में है, और हम अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। तो ये आ गया होप में। अगर हमें पता है कि हाँ हमारी हेल्थ हमारे ही हाथ में है, तो हम अच्छे हेल्थ बिहेवियर्स यूज करके अपनी हेल्थ को बेटर करेंगे। ऑप्टिमिज्म यहाँ पे नेसेसरी है कि अगर आपको आपके साथ कुछ बुरा हो गया, तो आपको वो कैसे ठीक करना है, उसके लिए अब तो ऑप्टिमिज्म ही चाहिए। अब तो एक ही ऑप्शन है कि उस चीज को पॉजिटिव वे में देखा जाए। तो ऑप्टिमिज्म इस तरीके से हेल्प कर सकता है।
फिर हमने देखा पॉजिटिव सेल्फ में क्या है। तो पॉजिटिव सेल्फ में हमने एक सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी पढ़ी, हमने सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ एफर्मेशन समझा। उसके बाद हमने फिजिकल फैक्टर्स में क्या देखा, वेट कंट्रोल देखा, डाइट के बारे में पढ़ा, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा। सो आई होप ये जो हेल्थ इन्हांसिंग बिहेवियर्स हैं ये क्लियर है आपको अब। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much for watching the video. I will see you all in the next video.